फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो जनरल गाइडलाइंस है। मीन्स इसको हर एक मैनेजर फॉलो कर सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक मैनेजर के लिए नहीं होता। विच कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट वर्क अंडर सर्टेन सिचुएशन। और यह यूज किया जा सकता है काम को कंडक्ट करवाने के लिए अंडर सर्टेन सिचुएशन, जिसमें आपको कुछ सिचुएशन गिवन होगा। जैसे कि आपको एक काम करवाना है, आपको एक टास्क परफॉर्म करवाना है और इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, इसके सिचुएशन क्या क्या हो सकते हैं कि आपके पास कुछ टाइम लिमिट है कि आपको इतने टाइम में काम को करके देना है, आपको इतना कॉस्ट यूज करना है, मीन्स आपको इतने रिसोर्सेस यूज करने हैं। और क्या सिचुएशन हो सकती है कि आपको इतने लोगों से ही आप इस काम को, इस टास्क को करवाना है। तो इसके लिए हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स मैनेजर टू टेक एंड इम्प्लीमेंट थॉटफुल डिसीजन। और यह मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजन को लेने और उनको इम्प्लीमेंट करने में, कि कैसे हम उस टास्क को करवाना है, तो कौन सा हम डिसीजन ले ताकि हमारा जो टास्क है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म हो। और हम ठीक है, हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं एक बेटर वे में। तो इसमें हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करती है एक मैनेजर की। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉयल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और फॉयल ने कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो उसके पहले हम जान लेते हैं हु वाज हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल कौन थे? और फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, वो फ्रेंच में एक माइनिंग इंजीनियर थे। और हेनरी फॉयल इज वेल renowned as the father of modern management theory। हेनरी फॉयल को हम फादर ऑफ मैनेज थ्योरी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वह डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू फॉयल, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी दैट इफ एन एम्प्लॉय इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क टू डू, they will become more efficient and skilled in it, and work is divided into a small tasks or jobs। division of work means हमको सबसे पहले क्या करना है, काम को डिवाइड कर देना है छोटे छोटे टास्क में। और उसके बाद क्या करना है, हमें सबको एक एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक टास्क देना है करने के लिए। मीन्स उसको मल्टीपल टास्क नहीं देना है कि आपको इस एक दिन में या 1 मंथ आपको ये टास्क करना है, फिर दूसरे मंथ आपको इस ये टास्क करना। मल्टीपल टास्क नहीं देना, एक ही तरह का टास्क देना है, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क देना है। और क्या होगा इससे, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। वो जिस एम्प्लॉय को हमने वो काम दिया था उस काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कई सालों से वही काम करता आ रहा है। तो इससे क्या होगा, वो एफिशिएंट वर्कर होगा और साथ ही साथ उसमें स्किल ही डेवलप होगी, क्योंकि वो कई सालों से एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स जैसे कि हम कभी भी डिसीजन लेने का अगर हमारे पास पावर आ जाता है तो इसको हम अथॉरिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमें जो टास्क मिला हम उसको कैसे परफॉर्म करना है और हमें किसके लिए आंसरेबल होना है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फयोल, अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। अथॉरिटी क्या है, एक अधिकार है जो ऑर्डर को देता है और ऑब्टेन करता है ओबीडियंस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिजल्ट है अथॉरिटी का। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपने एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि ठीक है तुम्हें 5 लोगों से काम करवाना है, इस टास्क को कंप्लीट करवाना है। आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं दिया कि अगर तुम्हारे पास डिसीजन लेने का कोई भी राइट नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं होगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरह जो टास्क होगा वो एक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि अगर 5 एम्प्लॉय है और जिसको मिला था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको काम करवाना है उनसे,
तो हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय लेजी भी होते हैं, वो अपने काम को एक दिन में नहीं 2 दिन में कंप्लीट करके दे। तो इस तरह से अगर हम जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसको अथॉरिटी भी दे देते कि अगर कोई भी अपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग काम को नहीं करता है तो उसकी सैलरी आप काट सकते हैं, मीन्स माइनस कर सकते हैं। तब तो हो सकता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस। थर्ड देख लेते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्कूल में भी डिसिप्लिन होता है कि हम रूल्स को फॉलो करते हैं। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। मीन्स बिना डिसिप्लिन के कुछ तो फुलफिल किया ही नहीं जा सकता। इट इज द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। यह क्या है? कोर वैल्यू है किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी मैनेजमेंट के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिसिप्लिन है ही नहीं, मीन्स किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो रन हो ही नहीं सकती। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन एम्प्लॉय वन बॉस। मीन्स एक एम्प्लॉय का जो है एक ही बॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉस 1 है और एक बॉस 2 है और एक ही एम्प्लॉय है, तो उसको दोनों से ऑर्डर मिल रहा है, 1 से भी 2 से भी। तो हो सकता है एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि जो काम बॉस 1 ने दिया था वही काम बॉस 2 ने भी दे दिया। तो इस तरह डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है। और दूसरा है कंफ्यूजन भी हो सकता है काम को लेकर के। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मीन्स 1 एम्प्लॉय होना चाहिए, एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, मीन्स इसको ऑर्डर जो है एक ही बॉस से रिसीव होना चाहिए। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ जो प्रिंसिपल है जिसको फायोल ने दिए थे वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स ऑल द पीपल वर्किंग इन अ कंपनी शुड हैव ओनली वन goal and motive which will make the work easier and achieve the set goal easily। मीन्स सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन सबका गोल या मोटिव एक ही होना चाहिए। मान लेते हैं एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ए है और दूसरा बी है। तो डिपार्टमेंट ए का अगर मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो डिपार्टमेंट बी का भी होना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस करे। तो दोनों का सबका जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग उन सबका मोटिव एक ही होना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को है इग्नोर करना है और जनरल इंटरेस्ट के तरफ ध्यान देना है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें भला है उसी के बारे में आपको सोचना है। The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee according to Fayol। फयल क्या कहते हैं कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स अपने इंटरेस्ट अपने भलाई को पीछे रखना है और ऑर्गेनाइजेशन के भलाई को आगे रखना है। सपोज दैट एक एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद उसने एक डेट डिसाइड किया कि इस डेट को मुझे अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना है। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो और एक अपने ऑफिस में जाता है उसको पता चलता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को एक टास्क मिला है जिसको इतने दिन में ही कंप्लीट करना है। मीन्स उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस सिचुएशन में उसकी प्रायोरिटी जो है जनरल इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। मीन्स उसको अपनी ट्रिप जो है कैंसिल कर देना चाहिए फयोल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। और जो है ऑर्गेनाइजेशन के भलाई की तरफ जाना चाहिए। सेवेंथ प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ ए कंपनी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। एक कंपनी में कोई भी वर्कर है वो किसी कंपनी में क्यों जाता है? पैसे के लिए जाता है कि उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सके कम से कम। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसकी सैलरी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। द एम्प्लॉय शुड बी
पैड फेयर वेजेस, एम्प्लॉय को जो है फेयर वेजेस पैड किया जाना चाहिए फॉयल के अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और ये पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी के अंदर होना चाहिए। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मीन्स अगर कोई इम्प्लॉय है तो उसको फेयर वेजेस प्रोवाइड जरूर करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड भी देना चाहिए। एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का जो जनरल मीनिंग होता है वो है एकत्रित करना, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है डिस्पर्सल करना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर हम उनको कॉन्सेंट्रेट कर दें, मीन्स अगर उनको हम सेंट्रलाइज कर दें, तो उनको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज डिसेंट्रलाइजेशन। और जैसे ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, जो हमारे डिसीजन मेकिंग पावर है, जैसे हम उसका डिस्पर्सल कर देते हैं, मीन्स उसको बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं, तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। देयर शुड बी बैलेंस subordinate involvement through decentralization with managers assumption of final authority through decentralization। अब जो सेंट्रलाइजेशन था एक मैनेजर के हाथ में, उसके हाथ में ही सारा अथॉरिटी होता है डिसीजन मेकिंग का। अब उसने क्या किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, मीन्स अपने पावर को सब उसने बांट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और अपने एम्प्लॉय को। तो ठीक है, तो क्या होगा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, मीन्स जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसने दिया था और जो उसके पास है, उन दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। नाइन्थ है स्केलर चैन। इसका मीन्स होता है टॉप टू द लोएस्ट, हम टॉप से नीचे आ रहे होंगे, मीन्स जो टॉप लेवल पर एम्प्लॉयज है उनके पास ज्यादा पावर होगी rather than lowest। Foil on this principle highlights that the hierarchy steps should be from the top to the lowest। जो hierarchy steps है वो top to the lowest होना चाहिए। This is necessary so that every employee knows their immediate senior. Also, they should be able to contact N if needed। स्केलर चैन से क्या होगा, जैसे ही टॉप टू द लोएस्ट होगा, इससे क्या होगा कि कोई भी इम्प्लॉइज है वो अपने सीनियर को इमीडिएटली जो है पहचान जाएगा कि मुझे इनसे ही ऑर्डर लेना है, मुझे इनसे ही कांटेक्ट करना है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो। और इससे क्या होगा, इससे टाइम की जो है सेविंग होगी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगा किसी भी कम्युनिकेशन को लेकर के। इससे जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है जितने भी पीपल और मटेरियल्स है, जितने भी एम्प्लॉय और मटेरियल्स है उनको सही जगह पर रखना और सही समय पर। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर सब कुछ सही जगह पर होगा तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मीन्स उसको टाइम कम लगेगा किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अगर सारी जगह अपनी अपनी जगह पर सही समय पर है तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता है। द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। जैसे ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जी 11th प्रिंसिपल है इक्विटी, मीन्स सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए एक मैनेजर का। उसके एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रेस्पेक्टिवली। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए।
It is the responsibility of a manager that no employee face discrimination. एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एम्प्लॉय के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाता हो, वो चाहे जेंडर बेस्ड किया जाता हो। जैसे अगर कोई लड़का है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और लड़की है तो कम। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एम्प्लॉय को फेस नहीं करना चाहिए। और दूसरा केस हो सकता है कि कास्ट के बेस्ड पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे। या एक मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करे, कोई भी रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना करे। जो 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मीन्स एक एम्प्लॉय को है तो उसको एक रीजनेबल टाइम तो देना ही चाहिए अपने रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एक एम्प्लॉय एंटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो डायरेक्ट काम करना स्टार्ट नहीं कर देता है। जैसे आज ही उसने ज्वाइन किया और आज ही वो अपना बेटर परफॉर्मेंस एक मैनेजर को देने लगा। नहीं, वो पहले और एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को समझता है, फिर वो अपना बेटर परफॉर्म करता है। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज कर देना चाहिए। मीन्स एम्प्लॉय जो है वो टर्न ओवर मतलब छोड़कर ना जाए जल्दी जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय ज़्यादातर चेंज नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। हर एक एम्प्लॉय को जो रीजनेबल टाइम देना चाहिए कि वो अपना रिजल्ट जो है शो कर सके। जो थर्ड प्रिंसिपल है इनिशिएटिव, मीन्स हर एक एम्प्लॉय को जो है इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपना सजेशन रखे एक मैनेजर के सामने। द वर्कर शुड बी encouraged टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्कर को है जो इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना वो जो प्लान है वो डेवलप करे और उसको सामने अपने रिप्रेजेंट करे for improvement of organization. The management should support and encourage the employee to take initiatives in an organization. मैनेजमेंट को भी ये सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को, ताकि वो अपना सजेशन रिप्रेजेंट कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपना प्लान जो है रिप्रेजेंट कर सके। इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन एंड मोरल। एक इससे जो सब कुछ हो रहा है क्या करेगा कि उनको हेल्प करेगा, एक एम्प्लॉय को हेल्प करेगा कि उनका मोरल जो है और मोटिवेशन जो है इंक्रीज होगा इससे, कि उन्हें भी लगेगा कि नहीं मेरी भी कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पेक्ट है, मेरी भी बात सुनी जा रही है। और ये एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मायने रखती है गाइस कि उसकी बात को सुनी जा रही है, उसके सजेशन को रेस्पेक्ट किया जा रहा है। जो 14th प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मीन्स इसमें क्या किया जाता है एक टीम वर्क को सपोर्ट किया जाता है, खास करके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट शुड प्रमोट और टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। एक मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए एक टीम एक ऐसी भावना जो टीम को लेकर को कि नहीं हमें टीम के साथ ही काम करेंगे, एक ऐसी भावना को है जो प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। मैं एम्प्लॉय से मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और खास करके तब जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो। थैंक यू गाइज, ये थे 14th प्रिंसिपल ऑफ फायोल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टेलर के प्रिंसिपल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।